चाची ने सबसे सामने मुझे थप्पड़ मारा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वहां चाचा ने अपने बिजनेस पार्टनर को बुलाया था। उनका एक बेटा भी था, राहुल। उस दिन डर के मारे मेरे हाथ से जूस का ग्लास गिर गया। फिर चाची का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे मम्मी पप्पा अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी संपत्ति पर चाचा चाची का कब्जा हो गया था। चाची ने मुझे मेरे ही घर में एक नौकरानी बना दिया था और उस रात चाची ने मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डियों की चालनी हो गई। जैसे तैसे जान बचाकर मैं वहां से भागी और एक अनाथ आश्रम में पहुंच गई। कुछ सालों बाद एक लड़का मेरे खोज में वहां आया। मैं बाहर आई और उसे देखा तो मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि वह मेरा नाम रिया है। मेरे मम्मी पप्पा के जाने के बाद मैं चाचा चाची के पास रहने गई थी। मेरा बचपन बहुत सादा और प्यार भरा था, लेकिन मम्मी पप्पा के जाने के बाद मेरे जीवन के सारे रंग उड़ गए। कभी इस घर में मेरी खनकती हंसी, मम्मी की मुस्कान, पप्पा की कहानियां और मेरे नटखट शरारतीपन की यादें थीं, लेकिन अब सिर्फ निर्जन दीवारें और उन पर चिपकी पुरानी अत्याचारों की छाया थी। मम्मी पप्पा के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे अपने घर में लिया, लेकिन बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक बोझ के रूप में। चाची ने मुझे नौकरानी बना दिया और चाचा ने तो मेरी इंसानियत ही छीन ली। उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा, न ही कभी अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। मैं उनके घर में सिर्फ एक काम करने वाली लड़की बनकर रह गई थी। एक बार घर में मेहमान आए थे, दावत थी, और सब कुछ राहुल के लिए था, यानी चाचा के बिजनेस पार्टनर का बेटा, जो लंदन से पढ़कर लौटा था। उसके स्वागत में चाचा ने बड़ा जश्न रखा था, क्योंकि वे अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। सब कुछ उसी के लिए था, किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे हाथ से उसका ग्लास गिर गया और उस पल चाची की आंखों में जहर उतर आया। भीड़ में चाची ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और सब खामोश रहे। इतना ही नहीं, राहुल भी चुपचाप खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ पल के लिए कुछ था, लेकिन फिर वह अपने लोगों में घुल मिल गया। उस रात चाची ने मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डियां टूट गईं। मुझे याद नहीं कि मैं रोई या बेहोश हो गई। बस इतना याद है कि मैं उस घर से चुपके से निकल गई, हमेशा के लिए। मैं अनाथ आश्रम में पहुंची। कभी कभी कुछ सवाल मेरी आंखों से बह निकलते थे, लेकिन किसी से पूछने की इच्छा नहीं होती थी। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन मुझे हमेशा वे दिन याद आते जब मैं उस नरक में रहती थी। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। एक बार तो चाची की बेटी काव्या ने मुझे आलसी कहकर अपने कपड़े मेरे मुंह पर फेंक दिए और बाहर निकल गई। मैं बस उसे देखती रही। वह चाचा की बेटी थी, मुझसे 1 साल छोटी, लेकिन व्यवहार ऐसा जैसे मैं उसकी नौकरानी हूं। मैंने नाश्ता तैयार किया और फिर जैसे तैसे खुद के लिए यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने अपनी खोली में गई। तभी वह फिर अंदर आई और मुझे इस्त्री करने के लिए कपड़े दे दिए। मेरी मजबूरी थी, मैं मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह घर की लाडली थी और मैं सिर्फ एक उपयोग की वस्तु। अगर मैं कुछ बोलती तो चाची मुझे मार मार कर हालत खराब कर देती। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके कपड़े प्रेस किए और ऑटो पकड़ने के लिए बाहर निकली। मैं टूट मूट कर यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन तभी चाची की बेटी काव्या की गाड़ी मेरे सामने से तेज रफ्तार में निकल गई, जैसे जानबूझकर मुझे पीछे छोड़ना चाहती हो। वह गाड़ी चाचा ने उसे दी थी और मुझे या तो पैदल या तेज धूप में झुलसते हुए जाना पड़ता था। यही मेरी नियति बन गई थी। खाना भी ढंग से नहीं मिलता था और पेट की भूख को सिर्फ पानी से शांत करना पड़ता था। फिर भी मैं टूटे हुए हौसलों और झुकी हुई कमर के साथ चलती रही। आज मैं ऐसी हालत में हूं। सच कहूं, मेरा बचपन उससे कहीं बेहतर था। मेरे पप्पा का कपड़ों का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, इसलिए घर में कभी पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर उसे एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में बदल दिया। शहर के बड़े लोग उनका नाम सम्मान से लेते थे। हमारे दादाजी ने थोड़ी सी संपत्ति छोड़ी थी, एक पुराना घर, जिसे बेचकर पप्पा और चाचा ने अपना अपना हिस्सा लिया। लेकिन यहीं से अंतर शुरू हो गया। मम्मी ने हमेशा पप्पा का साथ दिया, न सिर्फ पत्नी के रूप में, बल्कि एक सच्ची सहेली के रूप में। जब पप्पा ने व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया,
तो मम्मी ने बिना शिकायत के किराए के छोटे से घर में दिन गुजारे। उनके विश्वास और त्याग के दम पर वह व्यवसाय खड़ा हुआ। जब व्यवसाय चल निकला तो पप्पा ने सबसे पहले मम्मी के लिए एक भव्य घर बनवाया, जो उसकी उस हंसी के लिए था जो कई साल टपकते छत के नीचे जिया था। दूसरी तरफ मेरे चाचा थे, जो हमेशा दूसरों से होड़ करते थे लेकिन मेहनत में पीछे रहते थे। चाची एक लालची और दिखावे की शौकीन औरत थी। उन्होंने दादाजी के घर से मिले पैसे से कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया, बल्कि सीधे एक शानदार घर खरीद लिया, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि उनके पास क्या है। लेकिन मेरे पप्पा ने कम पैसे में बड़ा सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। आज पप्पा ने जो कुछ बनाया, उसमें मम्मी का आशीर्वाद छिपा है और चाचा के पास सिर्फ दीवारों का घर है, जिसमें अब रिश्ते भी किराए पर रहते हैं। जब पप्पा ने चाचा की हालत देखी, तो उन्हें अपने व्यवसाय में काम दिया। सुबह शाम वे हमारे साथ रहते थे और अब कंपनी में भी काम करने लगे। लेकिन शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन मम्मी पप्पा एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक पल में मैंने सब कुछ खो दिया। मैं उस दुख से पूरी तरह टूट गई। मम्मी पप्पा चले गए, लेकिन उस पल में मेरा पूरा संसार मुझसे छीन गया। उनका जाना मेरे सारे सुख का अंत था और मेरे हिस्से में सिर्फ दुख और बदकिस्मती बची। मम्मी पप्पा के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा था, सिवाय चाचा चाची के, और उन्होंने भी इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। अपने घर को छोड़कर हमारे बड़े घर में रहने आ गए, लेकिन सिर्फ रहने नहीं, धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ अपना कर लिया। चाचा ने व्यवसाय को अपने नाम कर लिया और वह घर, जिसे मम्मी ने सपनों की तरह सजाया था, वह भी चाची के कब्जे में चला गया। वह घर, जहां हर याद, हर हंसी, हर इच्छा छिपी थी, अब उसमें मैं एक नौकरानी की तरह रहती थी, जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। मेरे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाचा चाची अपनी बेटी काव्या के साथ मेरे ही घर पर कब्जा जमाए बैठे थे। कुछ समय तक लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने मुझ पर थोड़ा ध्यान दिया, मेरे थोड़े लाड भी किए, लेकिन जल्दी ही सब बदल गया। मुझे घर के एक कोने में इस तरह फेंक दिया गया, जैसे मैं कोई बेकार की चीज हूं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा आत्मविश्वास कम होता गया। मैं रोज चुपचाप खुद में खोती चली गई। मैं भी चाची की बेटी काव्या की तरह आजादी से जीना चाहती थी, कहीं घूमने जाना चाहती थी, मन से हंसना चाहती थी, अपने लिए कुछ सोचना चाहती थी। लेकिन चाची ने मेरे लिए तो जैसे जीवन को चाय बनाकर रख दिया था। जब मेरे मैट्रिक के पेपर थे, तब भी उसने न मेरा हौसला बढ़ाया, न कोई तारीफ की। उसी समय उसकी बेटी काव्या का जन्मदिन था और सारा फंक्शन संभालने का काम मुझ पर डाल दिया गया। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, जैसे मैं उस घर की नौकर ही हूं। और सच कहूं तो उसने मुझे वैसा ही बना दिया था। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर मम्मी पापा आज जिंदा होते तो ये घर मेरा होता और मैं इस घर की रानी होती, न कि ऐसी नौकरानी जो चुप रहती है। जब मैं मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हुई तो मुझे लगा कि शायद अब मेरा भाग्य थोड़ा बदलेगा। लेकिन चाची ने उतने ही ठंडेपन से कहा कि अब तुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठ, घर का काम सीख, घर संभाल। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, और उससे भी बड़ी बात, स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। उस घर के गला घोंटने वाले माहौल से थोड़ी राहत मिलती थी। वहां मुझे थोड़ा संतोष, थोड़ी शांति और थोड़ी अपनी पहचान मिलती थी। अगर मैं हमेशा घर में ही रहती तो शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाती। मैंने हिम्मत करके चाचा को किसी तरह मना लिया कि आगे की पढ़ाई जरूरी है, और जब मैं कॉलेज पहुंची तो वह मेरी आज़ादी का पहला सांस था। कॉलेज के बहाने मुझे थोड़ा समय उस घर से दूर रहने का मौका मिलता था। लोगों के बीच घुल मिल सकती थी और सबसे जरूरी, खुद को पहचान सकती थी। जब मैं एचएसएससी भी अच्छे नंबरों से पास हुई तो मन में फिर से एक नई उम्मीद जगी। लेकिन चाची ने फिर वही बात दोहराई कि अब बस, और पढ़ाई नहीं। लेकिन मुझे तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। मेरे सपने अभी जिंदा थे, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी, और इस बार चाची ने साफ कह दिया कि अगर पढ़ना है तो अपने पैसे से पढ़ो, हम एक पैसा भी नहीं देंगे। उसका वह वाक्य सुनकर मैं बस चुप खड़ी रही। चाचा की तरफ देखा, शायद वे कुछ बोलेंगे, मुझ पर भरोसा दिखाएंगे।
लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी ने मेरे अंदर की आवाज़ को भी शांत कर दिया। जो लोग मेरे पप्पा के पैसों पर ऐश कर रहे थे, वही लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। कितनी अजीब बात है ना? उन्होंने अपनी सारी ऐशो आराम पूरी की, वह भी उसी पैसे से जो मेरे पप्पा की मेहनत का फल था। पूरा घर उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा था, सिवाय मेरे। और सबसे दुखद बात, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। वक्त ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि अब जवाब देने की ताकत भी नहीं बची थी। चाची ने मेरी इज्जत उड़ाई, थप्पड़ भी मारा, लेकिन मैं बस चुप रही। उसकी बेटी काव्या भी मुझे उल्टा सीधा बोलती थी, और मैं सब चुपचाप सुनती थी। मेरे मन में बहुत कुछ था, लेकिन जैसे मेरी जुबान ही बंद हो गई थी। अब तो मैं अपने लिए आवाज़ उठाना भी भूल गई थी। मैंने 2 यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन मन से मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि यही मेरी जिंदगी है। 24 घंटे चाची की बक-बक, उसके ताने, और 1 मिनट की शांति भी नहीं। मुझे लगने लगा था कि ऊपर वाला भी अब मेरी तरफ नहीं देखता, लेकिन शायद आखिरकार उसे मुझ पर दया आ ही गई। एक दिन एक यूनिवर्सिटी से कॉल आया। मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई थी। उस पल पहली बार मुझे लगा कि बिना एक शब्द बोले मैंने चाचा को जवाब दे दिया है। ऐसा जवाब जो हमेशा याद रहेगा। चाची को पूरा यकीन था कि मैं अब घर में ही बैठकर रहूंगी, हमेशा के लिए। लेकिन इस बार उसे निराश होना पड़ा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। घर से बाहर निकलते वक्त मुझे लग रहा था कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन पहले ही दिन वहां मेरा रैगिंग हुआ। मेरे सादे रूप को देखकर शायद न सिर्फ चाचा चाची ने, बल्कि इस दुनिया ने भी मान लिया था कि मैं सिर्फ डरने और रोने के लिए ही पैदा हुई हूं। कुछ सीनियर लड़कों ने मुझे लेक्चर रूम की जगह वॉशरूम का रास्ता दिखाया। मैं जैसे ही अंदर गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उस वक्त पूरी तरह अकेली थी, डर से कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल में डर और दिमाग में वही घर याद आ रहा था, जो मुझे हमेशा भागता हुआ सा लगता था। तभी दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। जैसा अंधेरा अचानक एकाएक कोई प्रकाश की तरह चमक उठा, उसने मुझे देखा, मेरे पास आई, मुझे गले लगाया और मेरी सिसकियों को अपने हाथों में धीरे से थाम लिया। उसने बिना कुछ पूछे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गई। बाहर वे दोनों लड़के खड़े थे, जिन्होंने मुझे गलत रास्ता दिखाया था। उस लड़की की आंखों में माया नहीं, बल्कि आग थी। उसने मुझे पहली बार ऐसा महसूस करवाया कि कोई ऐसा है जो मुझे बिना जाने मेरे दुख को समझ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने बाहर आकर उन दोनों को देखा, वह तेज आवाज में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस बेचारी को इतना डराया? अगर कुछ हो जाता तो? उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में हक की ताकत। लेकिन वे दोनों हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई मजाक किया हो। उनमें से एक, जिसे वह विजय कह रही थी, बेशर्मी से बोला, इसे देखकर ही लगता था कि ये रोएगी तो मजा आएगा। इसकी आंखों में तो हमेशा पानी रहता है। थोड़ा और रो लेती तो क्या फर्क पड़ता? उनके चेहरों पर जरा भी शर्म नहीं थी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन उस लड़की ने एक पल भी बर्बाद किए बिना विजय को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह डगमगा गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधे गर्ल्स रूम में ले गई। वहां मुझे पता चला कि वह मेरी सीनियर थी। उसने विजय को मुझे अकेले गाइड करते देखा था और तुरंत मेरे पीछे पीछे आई थी, ताकि कुछ बुरा होने से पहले वह मुझे बचा सके। सचमुच, अगर वह वक्त पर न आती तो मैं उस डर से वहीं मर जाती। उसने मुझे साफ साफ बताया कि विजय से दूर रहना। वह एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसने पूरी यूनिवर्सिटी का जीना मुश्किल कर रखा है। दूसरों को परेशान करना उसका पसंदीदा काम है। मुझे तो पहले दिन से ही डर लगने लगा था। मन में खौफ सा बैठ गया कि क्या यही मेरा आने वाला जीवन है। उस पल मुझे लगा कि अच्छा होता अगर मैं चाची के तानों में ही रहती, उनकी बातें सुनती, लेकिन यहाँ की यह बेइज्जती नहीं सहती। मैं डर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उस शाम मैंने उस लड़की को, जिसे मैं अब तक सिर्फ अपनी सीनियर के रूप में जानती थी, बताया कि मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। लेकिन उसने मुझे समझाया और हौसला दिया, तू ऐसे पीछे क्यों हट रही है? ये सही नहीं है। कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। डरती क्यों है? और फिर उस दिन के बाद
वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, मेरी जिंदगी की पहली सच्ची दोस्त। वह सीनियर थी, लेकिन उसने मुझे कभी छोटा नहीं समझा। मेरा हर दुख अब उसका अपना लगता था और मेरी हर खुशी में वह मुझसे ज्यादा खुश होती थी। मुझे याद है, बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जब उनके घरवालों को पता चला कि मेरे पिताजी कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, तो एक दोस्त के घरवालों ने उसकी मेरे साथ दोस्ती तोड़वा दी। इस दुनिया ने हमेशा फायदे देखकर रिश्ते जोड़े। जब तक पिताजी से लोगों को फायदा मिलता था, तब तक सब उनके इर्द गिर्द मंडराते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सबकी नजरें एकदम बदल गई थीं। इतने सालों बाद कोई मन से मेरा दोस्त बना, ये मेरे लिए ऐसा अनुभव था जो शायद जीवन भर के अंधेरे में पहली बार आया एक उजाला था। मीरा से बात करना, उससे मिलना मुझे हमेशा बहुत पसंद था। वह ऐसी इंसान बन गई थी जो बिना कुछ कहे मेरे दुख को समझ लेती थी। जब मैं कुछ अच्छा बनाती, तो चाची को बिना बताए मीरा के लिए टिफिन में थोड़ा अलग रखकर ले जाती, खास तौर पर उसके लिए। मेरे हाथ की खीर और आलू के पराठे तो उसे बहुत पसंद थे। लेकिन एक दिन अचानक मीरा छुट्टी पर चली गई। उस दिन मुझे लगा कि मैं फिर से यूनिवर्सिटी में अकेली हो गई। सबकी नजरें जैसे सिर्फ मुझे ही देख रही थीं, जैसे सब मुझे घूर रहे थे। उस दिन मैंने मीरा के लिए खीर बनाई थी, लेकिन मेरा टिफिन विजय ने चुरा लिया। उसे देखते ही मेरी सांस अटक गई, डर से शरीर कांपने लगा, और शायद मेरे इस डर में ही उसे मजा आता था। उसने टिफिन खोलते हुए हंसकर कहा, तेरे हाथ में तो बहुत स्वाद है। चल, कल से मेरे लिए ये चाइनीज बनाकर ला। घर का टिफिन शेयर करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरा तो जैसे प्राण ही निकल गया। चाची मुझे किचन में अपनी मर्जी से कुछ बनाते देख लें, ये तो पूरी तरह असंभव था। मैं सिर्फ डरते डरते कह सकी, मैं चाची से बात करती हूँ। लेकिन चाची का चेहरा आंखों के सामने आते ही मेरे रंग का खून भी जैसे जम गया, और विजय ने वहां झुककर मेरे कान में कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार तू खुद होगी, और तेरी वो चमची दोस्त अभी 2-3 दिन नहीं आएगी, तो सोच ले, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। ये कहते ही उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरा छोटा सा मासूम मन थम सा गया। डर से मेरी सांस ही रुक गई थी। मैं अपनी बैग को कसकर पकड़कर वहां से बिना पीछे देखे भाग खड़ी हुई। पीछे से सिर्फ उसकी डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। घर पहुंचकर मेरी मीरा से बात हुई। वह शहर के बाहर गई थी और सचमुच अभी 2-3 दिन नहीं आने वाली थी। ये सुनकर मेरा बचा खुचा हौसला भी पूरी तरह टूट गया। उन 3 दिनों में यूनिवर्सिटी जाना मतलब विजय के सामने खुद को फेंकना था कि अब तू मुझे जितना डराना चाहता है, डरा। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी की छुट्टी ले ली। लेकिन घर पर रहना भी मेरे लिए कम सज़ा नहीं था। मुझे खाली देखकर चाची को परेशानी होने लगी, और उन्होंने अपनी सहेलियों को घर बुलाकर कितनी पार्टी रखी। मैं सुबह से शाम तक किचन में ही खड़ी थी, लगातार झुककर खाना बनाते बनाते मेरी कमर ही टूट गई थी। मैं चाची से कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मन में बहुत कुछ चलता था। मैं मन ही मन उन्हें गालियां देती थी और मन में प्रार्थना करती थी कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, वह कभी उनके अपनों के साथ हो, और वह शाप मुंह से न निकल जाए। जब किसी का मन सारी हदें पार करके दुखाया जाता है, तो वह बेबस हो जाता है। और इधर चाची अपनी बेटी काव्या को ऐसे सिर पर चढ़ाकर रखती थीं, जैसे वह किसी राजघराने की राजकुमारी हो। ये सब देखकर और सुनकर मेरे मन में गहरी तकलीफ होती थी। मुझे बस इतना ही लगता था कि उन्हें कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि आज उनके पास जो कुछ भी है, वह सब मेरे माता पिता के पुण्य की वजह से है। लेकिन चाचा चाची तो जैसे मानवता ही भूल गए थे। उन्होंने तो पिताजी का वह बैंक खाता भी बंद कर दिया, जिसमें से हर महीने गरीबों को राशन दिया जाता था। गरीबों के बारे में उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया। कहते हैं ना कि इंसान को जितना ज्यादा मिलता है, उतनी ही उसकी नीयत बढ़ती जाती है। वही वे कर रहे थे। जितना पैसा उनके हाथ लगता था, चाचा चाची का लालच उतना ही बढ़ता था। उन्हें लगता था कि पैसा जोड़कर, बचाकर वे कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन असल में वे खुद को खो रहे थे, और मैं एक साए की तरह होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने वे दिन जैसे तैसे काटे, और 3 दिन बाद मीरा वापस आई। फिर मैं उसके साथ दोबारा यूनिवर्सिटी जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैं कैंपस में पहुंची, मुझे लगा कि विजय मेरी ही राह देख रहा था,
और उसने मुझे देखते ही अपने हाथ में पकड़ी बोतल खोली और मेरी तरफ बढ़ाई। उस पल मैं डर गई, मेरी सांस रुक गई। दिमाग में बस वही फिल्मों के डरावने सीन घूम रहे थे, जब कोई लड़का लड़की पर एसिड फेंकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब आगे क्या होगा। फिर अगले ही पल उसने पूरी स्याही की बोतल मेरे चेहरे और कपड़ों पर उड़ेल दी। मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी जोर से चिल्ला सकती हूँ। मेरी चीख से विजय भी थोड़ा डर गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ जवाब दूंगी। विजय और उसके दोस्त मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब मीरा भी हंस पड़ी। उस पल वह भी खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। शायद उस वक्त मैं सचमुच पागल जैसी लग रही थी। चेहरा और कपड़े स्याही से लथपथ, जैसे किसी ने मुझे दुनिया के सामने अपमान का नमूना बना दिया हो। विजय ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि मैं उसके लिए खाना लेकर नहीं आई थी। वह ऐसा इंसान था जो हर बात का बदला लेता था, वह भी गंदे और नीच तरीके से। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरी जिंदगी में हर दिन उसकी किसी न किसी बेवजह हरकत का हिस्सा जरूर होता था। और मीरा ये सब देखकर मुझसे कहती थी, अरे, तू तो नसीब वाली है कि कम से कम किसी न किसी बहाने से वह तेरे पीछे तो है। तुझे पता भी है कि डिपार्टमेंट की आधी से ज्यादा लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, सब उस पर फिदा हैं। मैं उसकी बातों पर कान देती थी, लेकिन मन में ख्याल आता था कि अगर विजय जैसे इंसान ने मुझे सचमुच सीरियसली लेना शुरू कर दिया, तो मैं सचमुच जमीन में गड़कर मर जाऊंगी। वह इंसान मुझे जहर जैसा लगता था। उसका स्वभाव इतना गंदा था, कितनी ही लड़कियों के साथ उसका अफेयर चलता था। हर जगह, हर कोने में वह किसी न किसी लड़की के साथ दिखता ही था। उसकी बुरी आदतें उसे चैन से बैठने नहीं देती थीं। पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियां उस पर फिदा थीं, लेकिन मुझे तो उसका चेहरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। मैं रोज मन से यही दुआ करती थी, हे भगवान, कुछ कर, नहीं तो इस इंसान को ही दुनिया से हटाकर फेंक दे। लेकिन नहीं, ऐसे लोग जब तक किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर लेते, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में मेरी मुश्किल और बढ़ गई, जब चाची की बेटी काव्या मेरी ही यूनिवर्सिटी में और उसी डिपार्टमेंट में आई। उसकी फीस के लिए चाचा चाची के पास लाखों रुपए थे, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी फीस भी नहीं थी। इतना ही नहीं, अपनी बेटी काव्या के एडमिशन की खुशी में उन्होंने उसे कार भी गिफ्ट कर दी। और मैं अभी भी वैसे ही बस में धक्के खाती, अकेली, अपमान निगलती, आती जाती थी। जिस रौब से वह यूनिवर्सिटी में आई थी, उसका कोई तोड़ ही नहीं था। लगता था कि सबकी नज़रें बस उसी पर ठहरी हैं। रूप से वह सचमुच अच्छी थी, उसमें पैसे की ताकत ने उसका रौब और बढ़ा दिया था। हर लड़का जैसे उस पर लट्टू हो जाता था, और वह भी इस अटेंशन को अपनी ताकत समझती थी। वह यूनिवर्सिटी में ऐसे मटक कर चलती थी, जैसे यह शहर और यह जगह सिर्फ उसके लिए ही बनाई गई हो। उसे देखकर मेरा खून खौलता था। जब वह अपनी ब्रांडेड कार से उतरती थी और फिर मुझे ऐसी नज़रों से देखती थी, जैसे मैं जन्म से ज़मीन पर उड़ी हुई धूल हूँ। रोज़ सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले वह मुझसे अपने कपड़े इस्त्री करवाती थी, और मैं मीरा की वजह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन मीरा ने ही मुझे बताया कि वह इतना सज धज कर यूनिवर्सिटी क्यों आती थी, और इसके पीछे का असली कारण था विजय। वही विजय जिसके स्वभाव को देखकर मेरा दिल धड़कता था। वह भी बाकी लड़कियों की तरह उस पर फिदा हो गई थी, और विजय के लिए तो लड़कियों के दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन एक लड़की के साथ, अगले दिन दूसरी के साथ, यह उसकी आदत थी। एक बार मैंने खुद को उसकी बड़ी बहन समझकर उसे समझाने की कोशिश की, और बस इतना ही कहा, विजय अच्छा लड़का नहीं है, तू उसके चक्कर में मत पड़, वह बहुत बदमाश है। लेकिन उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई जहर उगला हो, और सीधे मुझे अपनी खोली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन सुबह मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी, तभी अचानक विजय की कार मेरे सामने आकर रुकी। कुछ बोलने से पहले ही उसने मुझे ज़बरदस्ती कार में खींच लिया और कहा, अब तू मेरे बर्ताव पर सवाल उठाती है? अब देख, आज मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूँ। उस वक्त उसकी नज़रें और बर्ताव इतने डरावने थे कि मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं खुद को कोसने लगी
कि आखिर मैंने चाची की बेटी काव्या को समझाने की कोशिश क्यों की। उसने विजय को भड़काया होगा। उसका गुस्सा वह मुझ पर निकाल रहा था। अगर वह खुद नरक में जाने को तैयार थी तो जाने देना। मुझे क्यों अपनी जिंदगी खराब करनी थी। लेकिन दुर्भाग्य, मेरा नसीब अभी भी खुद से मुसीबतों में फंसने के पीछे पड़ा था। मैं विजय जैसे लड़के के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। डर से मेरे चेहरे का खून सूख गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं यही सोच रही थी कि वह मुझे किसी सुनसान जगह ले जाएगा और न जाने क्या करेगा। इस ख्याल से मेरी सांसें ही रुकने लगी थीं। लेकिन तभी एक सिग्नल पर गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और जैसे ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया। मैंने सारी ताकत जुटाई और जिंदगी में पहली बार सचमुच हिम्मत दिखाई। मैंने जोर से विजय के हाथ पर दांत गड़ा दिए। वह विजय जो अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। मैंने इतने जोर से काटा कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और जैसे तैसे मैंने उसका हाथ छुड़ाया और गाड़ी से कूद पड़ी। वह जगह कोई साधारण चौक नहीं थी। वहां पुलिस भी थी। विजय कुछ कर नहीं सका और उसे गाड़ी आगे ले जानी पड़ी। लेकिन मैं सड़क पर गिर पड़ी। मेरा हाथ छिल गया था। पैर में भी काफी चोट लगी थी। मैं लंगड़ाती हुई चल रही थी। मेरा मोबाइल, पर्स, किताबें, सब कुछ विजय की गाड़ी में ही रह गया था। इसके बाद मैंने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची और थोड़ा सांस लिया, चाची का वही पुराना बर्ताव फिर सामने आ गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अच्छा हुआ तू आ गई। कुछ मेहमान आने वाले हैं, जरा सब देख ले। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि मेरा क्या हुआ, मेरी हालत कैसी है, चोट कैसे लगी। कुछ भी नहीं पूछा, बस आदेश देती रहीं। और मैं फिर से उस नरक जैसे जीवन में धकेल दी गई। मुझे वापस आया देखकर चाची ने शायद अपनी सहेली को फिर से बुला लिया होगा ताकि मैं एक पल भी चैन से न बैठ सकूं। मेरी हालत बहुत खराब थी। बाजू में बहुत दर्द था, पैर सूज गया था और शरीर जैसे सुन्न हो गया था। लेकिन चाची को तो बस अपनी सुबह की चाय चाहिए थी। किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। उस वक्त मेरा मन हुआ कि मैं पर्दा डालकर मुंह छिपाकर खूब रो लूं, अपनी हालत पर, अपनी बेबसी पर। लेकिन यह बेबसी भी एक अजीब चीज है। ये इंसान से वह सब करवाती है जो उसके मन को बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने अपने आंसू पोंछे और लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। बाजू की हर हरकत में ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से जान निकल रही हो। फिर भी सब्जियां काटना, दाल पकाना, ये सब मुझे ही करना था। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके सब्जियां काट रही थी। तभी चाची की भारी आवाज मेरे कानों पर पड़ी। क्या हुआ? हाथ टूट गया है क्या? इतने आराम से काम कर रही है, जैसे यहाँ की रानी हो। तब मैंने हिम्मत करके कहा, चाची, मेरे बाजू में चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मानवता नाम का शब्द चाची के शब्दकोश में था ही नहीं। उल्टा ताने मारते हुए बोली, टूटा ही है तो तेरा कोई और कारनामा शुरू कर। ये भूसे से भरा दिमाग पहले ठीक कर, तब नहीं टूटेगा। दिमाग कहाँ गायब कर दिया पता नहीं। अंधे की तरह भटक रही थी, इसलिए लगा सब मुझे पता है। समझती हूँ, अब नाटक मत कर, चुपचाप काम कर। तभी चाची की बेटी काव्या मुझे घूरने लगी और फिर सबके सामने बोली, लड्डू बांट रही थी ये यूनिवर्सिटी में, पूछो मत। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये लड़की उड़न टप्पू है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर की हर कोशिका कांपने लगी। मेरे बारे में वह यूनिवर्सिटी में न जाने क्या क्या अफवाहें फैला रही थी। और सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब उसने मेरी माँ को उस बदनामी में घसीट लिया। वह बोली, तेरी माँ भी ऐसी ही थी, इसलिए वह भाग गई थी और फिर कभी तेरे बाप के पास वापस नहीं आई। उसका हर वाक्य मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि यह सब एक सोचा समझा षड्यंत्र था। वह खुद विजय के साथ जो कुछ कर रही थी, उस पर पर्दा डालने के लिए मुझे निशाना बना रही थी, ताकि मैं उसके बर्ताव पर सवाल न उठा सकूं। मैंने कई बार सोचा था कि चाचा को सब बता दूं, उनकी बेटी काव्या विजय के साथ क्या-क्या कर रही है। लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सच बोलूंगी, तब भी वे मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। चाचा अपनी बेटी काव्या पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उस दिन चाची की बहन के कुछ मेहमान आने वाले थे और मैंने उस हालत में जैसे तैसे चाय बनाई। दर्द की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। चाची ने जो थप्पड़ मारा,
वह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, उनके शब्दों ने मेरे पूरे वजूद को गाली दी थी। उन्होंने एक बार भी सोचे बिना सबके सामने मुझे बदचलन कहा और लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत को रौंद डाला। क्या यह सबसे बड़ा अन्याय नहीं था? सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ-बाप अब इस दुनिया में नहीं थे? कि मैं पूरी तरह अकेली और बेसहारा थी? क्या जिन लड़कियों के सिर पर माँ-बाप का साया नहीं होता, उनके साथ भी ऐसा ही होता है? मैं अपने आंसू अंदर ही अंदर निगलकर फिर से किचन में चली गई, लेकिन इस बार मन ने साथ छोड़ दिया था और मैं वहां फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी हिम्मत अब खत्म हो चुकी थी। कोई उम्मीद, कोई रोशनी, कोई सहारा बाकी नहीं बचा था। इस भीड़ में मैं सचमुच बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे अपने भगवान से गुस्सा था। उन्होंने मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरे लिए एक भी ऐसा इंसान क्यों नहीं भेजा, जो मेरी ढाल बन सके? लेकिन जैसे मेरे इन सारे सवालों का जवाब भगवान ने अपने तरीके से दिया। ऐसा जवाब, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मैंने अब यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। मुझे कभी-कभार ही चाचा के पूरे परिवार के बारे में अच्छा ख्याल आता था, क्योंकि उन्हें भी मैं कभी पसंद नहीं थी। लेकिन वह राहुल, जो हमेशा हमारे घर आता था, चाचा के बिजनेस पार्टनर का बेटा, जिसके साथ चाचा अच्छे रिश्ते रखना चाहते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यह राहुल वही था, जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी। वह हमेशा गंभीर, थोड़ा शांत और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। फिर भी, जब वह हमारे घर आता था, मुझे कोई खुशी नहीं होती थी, बल्कि कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वह मेरे पिताजी के बिज़नेस पर हक जमाने आया है। इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए अपनी खोली से बाहर भी नहीं निकली थी। उसके लंदन से वापस आने पर हमारे घर एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। चाचा ने अपने स्वार्थ के लिए यह पार्टी रखी थी, क्योंकि चाचा ऐसे थे कि कभी किसी पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। नौकर-चाकर तो छोड़ो, मुझे चाची ने नौकरानी की जगह खड़ा कर दिया था। मैंने निकलने से पहले सारे काम निपटा लिए और अपनी खोली में जाकर खुद को बंद कर लिया। बाहर हर तरफ रोशनी, सजावट, हंसी-मजाक चल रहा था और अंदर मेरा मन घुटन में था। जिस संपत्ति पर वे सब मज़े कर रहे थे, वह कभी मेरे माँ-बाप की थी। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। यही सोचते-सोचते मेरी आँख लग गई। फिर आधी रात को भूख की वजह से नींद खुली। मैं धीरे से किचन की तरफ गई, ताकि कुछ बचा-खुचा खाना खाकर पेट को सहारा दे सकूं। किचन में जाकर मैंने सब्जी निकाली, रोटी ली। अभी मैं पलटी ही थी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख को उसने अपने हाथ से दबा दिया था। वह कोई और नहीं, राहुल ही था। शायद पार्टी के बाद वह हमारे ही घर रुक गया था, लेकिन उस वक्त उसे देखकर एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई थी। आंखों में डर भर गया था। अगर उसने एक सेकंड भी देर की होती, तो शायद मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती। लेकिन उसने कुछ ही देर में धीरे से मेरा मुंह छोड़ा और कहा, क्या हुआ यार? आज भी उतनी ही डरपोक है, जितनी बचपन में थी। अगर मैंने तेरा मुंह बंद न किया होता, तो तू तो सारा मोहल्ला जगा देती। मुंह खुलते ही मैंने उसे पहचान लिया था। लेकिन उसका बर्ताव, वह दोस्ताना अंदाज, जैसे कई सालों बाद कोई पुराना दोस्त सामने आया हो। मैंने उदासीनता और नापसंदगी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से खाना थाली में डालकर बिना कुछ बोले अपनी खोली की तरफ चली गई। लेकिन जाते वक्त मुझे एहसास हुआ कि उसकी नज़र अभी भी मेरे पीछे थी। जब तक मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, वह वहां से गया ही नहीं। लेकिन यह लड़का, यह राहुल, तो सोया ही नहीं था। रात को मुझे किचन में भटकते हुए पकड़ लिया और सुबह जल्दी ही फिर हमारे घर आ धमका। एक बार तो वह बोला ही, माफ करना, लेकिन मुझे सचमुच बुरा लगता है कि तू आज तक अपने लिए बोलना नहीं सीखी। तू बस बेकार की गुलामी में जी रही है। रिया, ये समझ ले, गुलाम कभी अपनी जिंदगी नहीं जीते, वे बस दूसरों की मर्जी से जिंदगी काटते हैं। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिल पर जाकर लगे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकी। न उसके बोलने का जवाब दिया, न उसकी मौजूदगी पर नाराजगी दिखाई, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती, उसे जाने के लिए कहती, तो चाची मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। सब कुछ इतना खास हो रहा था, इसलिए मैं हमेशा की तरह चुप रही। इसके बाद नाश्ता किया और फिर अपनी खोली में आ गई। लेकिन मेरी खोली में पहले से ही चाची की बेटी काव्या
अपने पहनने के कपड़े रख कर गई थी जो मुझे इस्त्री करने थे। मेरे मन में आया कि आज इन कपड़ों को जला दूं, लेकिन फिर वही बेबसी मेरे तलवे पर किसी नुकीली चीज की तरह चुभने लगी। मैं उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी राहुल भाई साहब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह दीवार से टेक लगाकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे अंदर की दबी हुई चीख उसे साफ सुनाई दे रही हो। उसने पूछा, तू आखिर कब बोलना सीखेगी रिया? उसके बर्ताव में कुछ गलत नहीं था, बस एक फिक्र थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं उस पल कुछ सेकंड उसे देखती रह गई। एक पल के लिए सब कुछ भूल गई, इतना कि स्त्री अभी भी शर्ट पर रखी थी। जब मेरा ध्यान फिर वहां गया तो धुआं निकल रहा था, और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि चाची की बेटी काव्या का शर्ट जल गया था। अब तो झगड़ा होना पक्का था। इसके बाद मैंने राहुल की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा ध्यान भटका था। लेकिन अब मैं क्या बोलती? तभी चाची की बेटी काव्या गुस्से में आई और मुझसे कपड़े मांगने लगी। मैं कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उसने मेरा डरा हुआ चेहरा देख लिया। फिर उसने मेरे हाथ से जला हुआ शर्ट छीन लिया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मुझ पर हाथ उठाने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से आंखें बंद कर लीं, जैसा कि हर बार होता आया था। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब एक और थप्पड़ मेरे नसीब में है। लेकिन यह क्या, मुझे थप्पड़ पड़ा ही नहीं। फिर मैंने धीरे से आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर मैं सुन्ने रह गई। पहली बार किसी ने मुझे इस अन्याय से बचाया था। पहली बार किसी ने मेरे लिए किसी का हाथ रोक लिया था। लेकिन मैं उस पल कुछ बोल नहीं सकी, बस हैरानी से राहुल को देखती रही। तुरंत ही घर में हंगामा मच गया। मेरी चाची की बेटी काव्या जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगी कि मैंने उसके कपड़े जला दिए और राहुल मुझे मारने नहीं दे रहा। वह चिल्लाई, मम्मी, देखो ना, ये मुझे इसे मारने भी नहीं दे रहा। इसने मेरा इतना अच्छा शर्ट जला दिया और अब यह इसे बचा रहा है। चाची तुरंत गुस्से में आ गईं और उनके साथ चाचा का चेहरा भी जहर जैसा हो गया था। चाची बोलीं, क्या हुआ है राहुल बेटा? इसने गलती की है तो इसे सजा भी मिलनी चाहिए ना। तू बीच में क्यों कूद रहा है? चाची की आवाज में मेरा नाम हमेशा की तरह नफरत से भरा था और राहुल का नाम प्यार से। लेकिन राहुल ने जैसे सबकी आवाज को नजरअंदाज किया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तो क्या हुआ? गलती भी तो इंसान से ही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी पर जुल्म करें, और मैं अब आगे से रिया पर किसी का भी हाथ उठते नहीं देखना चाहता। उसके इन शब्दों से मेरी आंखें भर आईं। मैं तो राहुल को देखती ही रह गई। शायद यही वह चमत्कार था जो मैं रोज भगवान से मांगती थी, जिसने आज मेरी बेबसी की जंजीर पर पहला वार किया था। वह राहुल था। मेरे मन में उसके लिए एक कोना नरम होने लगा था। शायद पहली बार मैं थप्पड़ खाए बिना वैसी ही रह गई थी, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा सुकून था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकली। मैं सड़क पर खड़ी थी, जैसे खुद से भागकर किसी दूसरे जहां में जा रही थी। तभी पीछे से काव्या ने अपनी गाड़ी इतने गुस्से से निकाली कि जैसे वह मुझे कुचलकर निकल जाना चाहती थी। अगर मैं वक्त पर किनारे न हटती तो शायद आज जिंदा न बचती। हर दिन मुझे उस माँ बेटी से डर लगने लगा था। उनके पास ताकत थी, नाम था, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें किसी का डर नहीं था। अगर उन्होंने मुझे कुचल दिया होता तो शायद किसी ने उन्हें दोष भी न दिया होता। मैं खुद में खोई हुई खड़ी थी। तभी अचानक हॉर्न की आवाज से मैं चौंक गई। फिर मैंने नजर उठाई तो सामने राहुल अपनी गाड़ी के पास खड़ा मुझे देख रहा था। वह हॉर्न नहीं बजा रहा था, बल्कि मुझे बुला रहा था। उसने मेरे लिए घर में खड़े होकर आवाज उठाई थी, और अब अगर वह मुझे नरक में भी बुलाता तो मैं आंखें बंद करके उसके पास चली जाती। फिर मैं उसके पास गई और चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे सफर में हम दोनों बिल्कुल चुप थे। न उसने कुछ बोला, न मैंने। लेकिन दिल की धड़कनों में सब कुछ कह दिया गया था। उसने मुझे यूनिवर्सिटी के सामने उतारा और चला गया, और उस दिन मेरा पूरा दिन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा, राहुल। वह लाली जो मेरे गालों पर उतरी थी, वह भी मुझे बता रही थी कि मैं राहुल को पसंद आने लगी हूं। वह पहला पुरुष था मेरी जिंदगी में जिसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी।
फिर मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटी, लेकिन चाची ने मुझे देखा और चुपचाप मुझसे मुंह फेर लिया। शायद आज उनके पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। ऐसी ही रात हुई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पर गई और ठंडी हवा में आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी, जहां शायद मेरे मम्मी पापा होंगे, जिनकी मुझे आज बहुत याद आ रही थी। लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं डर से उछल पड़ी। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या यार, तू इतनी क्यों चिल्लाती है? राहुल मेरे सामने सीने पर हाथ रखकर खड़ा था। मैंने आंखें नीचे करके धीरे से कहा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। तब उसके चेहरे पर हंसी और गहरी हो गई। वो बोला, मतलब पता होता तो चिल्लाती नहीं? अरे, मैं यहाँ तुझसे कुछ बात करने आया था। ऐसा कहते हुए वह मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था और मैं शर्म से लाल हो गई थी। मैंने कहा, फिर रात में आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे अंतर्मन को पढ़ रहा हो, और अगले ही पल वह बिना कुछ बोले मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया और जादू की तरह उसके हाथ में एक गुलाब था। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह बोला, रिया, तू मुझे पसंद आने लगी है और अब ऐसा लगता है कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। मुझे तुझसे प्यार हो गया है। क्या तू मेरे इस प्यार को स्वीकार करेगी? उसका बर्ताव, वह गुलाब, घुटनों पर बैठना, मुझे सब कुछ एक सुंदर सपना लग रहा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई मेरे लिए ऐसा बर्ताव करेगा, मेरे लिए घुटनों पर बैठेगा। मेरे दिल में सचमुच उस पल खुशी के फव्वारे फूट रहे थे और मेरी आंखों में हंसी थी। उसे पता था कि मेरा जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी वह मेरी आंखों से नहीं, बल्कि मेरे मुंह से सुनना चाहता था। फिर मैंने धीरे से सिर हिलाया और उसके हाथ से वह गुलाब ले लिया। इस तरह मैंने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। उस पल ऐसा लगा कि मेरी आंखों में पूरी दुनिया की खुशी भर आई है। फिर वह खड़ा हुआ और मुझे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई थी। दिल की धड़कन रुक गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मुझे इतने प्यार से इतनी कसकर गले लगाया था, वह भी खुशी में। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था कि हमने अभी शादी नहीं की है और राहुल ने मुझे गले लगा लिया। लेकिन शायद उसके खुशी का आवेग ही ऐसा था कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उस रात राहुल ने मुझसे कई मीठी बातें कीं, बड़े-बड़े वादे किए और मैंने सब कुछ आंखें मूंदकर स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक शर्त रखी कि जब तक हम शादी नहीं करते, तब तक वह मुझसे शारीरिक दूरी बनाए रखेगा, और राहुल ने वह शर्त मान ली। उस पल मुझे समझ आया कि वह लड़का सिर्फ बोलने में ही नहीं, बल्कि समझदारी में भी कमाल है। वह मेरे मन में और गहराई से बस गया। अगली सुबह मेरी आंखों में एक अलग सुंदरता थी, क्योंकि वह मेरे और राहुल के प्यार की पहली सुबह थी। लेकिन किसे पता था कि वही दिन मेरे लिए सबसे बदसूरत दिन साबित होगा। वही दिन मेरी खुशी का कत्ल कर देगा। मैं उठी, तैयार हुई, नाश्ता किया और घर से बाहर निकली। राहुल मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था और उस वक्त पहली बार वह मेरे साथ गाड़ी से नीचे उतरा। वह मेरा डिपार्टमेंट देखना चाहता था। हम दोनों हंसते-हंसते साथ चल रहे थे, जैसे जिंदगी ने नई शुरुआत दी हो। लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट के दरवाजे में कदम रखा, वैसे ही मेरा अंतर्मन कांप गया। हर दीवार पर, हर बोर्ड पर, हर कोने में मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थीं। अश्लील, झूठी और शर्मनाक तस्वीरें। किसी ने मेरे वजूद को पैरों तले रौंद दिया था। मैं खुद उन तस्वीरों की तरफ देखकर नजरें चुराने लगी। मैं खुद से छिपने लगी। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, अंदर से बिखर चुकी थी। और फिर जब मेरी नज़र राहुल पर गई, तो उसकी आंखों में शक था, एक घृणा थी, जैसे मैं एक गिर चुकी लड़की हूं। वह एक शब्द भी न बोलकर, एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला गया। मेरा वह प्रिंस चार्मिंग मुझे मेरी सबसे बुरी हालत में अकेला छोड़कर चला गया था, और मैं सिर्फ पत्थर की तरह खड़ी रह गई। मेरी आंखों में अब पानी नहीं, बल्कि दुख का सैलाब था। उस पल हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से बुलावा आया। मेरे लिए अब सिर्फ बदनामी ही नहीं, बल्कि सज़ा की सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं वहां से भागकर घर आई, अपनी खोली में खुद को बंद कर लिया। ऐसा ही एक दिन गुजरा। रात का वक्त था,
करीब 1-2 बजे होंगे। बाहर चाचा चाची की आवाज़ों का शोर अभी भी बंद नहीं हुआ था। अभी भी वे मुझे दोष दे रहे थे, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। मेरा मन थक चुका था। आंखों ने इतना रो लिया कि अब उनमें आंसू भी नहीं बचे थे। सिर्फ एक सुन्न दर्द था, जो पूरे वजूद में गहराई से जम चुका था। तभी मेरी खोली के दरवाजे पर एक धीमी सी खटखट हुई। मैं डर गई। इस वक्त कौन हो सकता है? पहले लगा कि चाचा होंगे, कोई नया अत्याचार का वाक्य कहने आए होंगे। लेकिन फिर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। रिया, दरवाज़ा खोल। मुझे तुझसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। ये आवाज़ मीरा का था। वह आवाज़ जो महीनों से कानों पर नहीं पड़ी थी। एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मीरा, इतने बुरे वक्त में यहाँ? मैं कांपते हाथों से दरवाज़ा खोली और दरवाज़ा खुलते ही वह तुरंत मुझे कसकर गले लगा ली। मेरा सारा दुख उस एक पल में बाहर निकल आया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसने मुझे सीने से लगाकर रखते हुए कहा, चुप हो यार। कौन कहता है कि तू अकेली है? कौन कहता है कि तू टूट गई है? मैं वापस आ गई हूँ, तेरी दोस्त बनकर, और अब किसी को भी तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगी। मीरा की आवाज़ में वह ताकत थी, जो मैं खुद में कभी नहीं जोड़ सकी थी। हिचकियों के बीच मैंने उससे पूछा, तुझे यह कैसे पता चला? उसने मेरे फ़ोन की तरफ इशारा किया। ये वही फ़ोन है जो तूने मुझे वापस दिया था। जब मैंने इंस्टाग्राम और दूसरे जगहों पर तेरी हालत देखी, तो मैं एक पल भी चुप नहीं बैठ सकी। मीरा ने उस रात को मेरे लिए फैसले की रात बना दिया। वह बोली, देख रिया, तू सिर्फ चुप मत बैठ। ये लड़ाई अब मेरी भी है। ऐसा कहते हुए वह अपनी लैपटॉप बैग से कुछ कागज़ निकालती है। साइबर क्राइम रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी कंप्लेंट फॉर्म्स और वकील से लिखवाई गई नोटिस। मीरा ने पहले सब तैयार करके आई थी। वह बोली, अब विजय नहीं बचेगा, और जो कोई भी इसमें शामिल होगा, वह कोई भी हो, सबके चेहरे से नकाब उतरेंगे। उसके इन शब्दों से मेरे अंदर की टूटी हुई लड़की जैसे फिर से जुड़ गई हो। पहली बार इतने दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं किसी की सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी हूं। उस रात का वह पल मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी, सबसे जहरीली याद बनकर रह गया। वह मेरी खोली में आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। तू दूसरों को खुशी दे सकती है, तो मुझे क्यों नहीं? ऐसा कहते हुए वह मेरे करीब आया। उसने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए। मैं खुद को उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मैं निष्फल हो गई। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, वह अचानक अमानवीय स्तर पर गिर गया था। जिस पर मैंने पहली बार किसी पर भरोसा करके प्यार किया था, वह राहुल आज मुझे फाड़ने की कोशिश कर रहा था। उस पल मैं सचमुच कांप रही थी। मेरी सांसें अटक रही थीं, लेकिन मेरे अंदर एक आग भड़क उठी थी, खुद को बचाने की। मैंने पास पड़े अलार्म क्लॉक को उठाकर उसके सिर पर दे मारा। तब एक पल के लिए वक्त थम सा गया। वह दर्द से चीखा और पलटा, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिली। मैं तेजी से उठी, कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और सीढ़ियां पार करके घर से बाहर भाग गई। आकाश में अंधेरा फैला हुआ था। मेरे अंदर भी एक अलग सा अंधेरा उतर आया था, किसी के भरोसे के मरने का अंधेरा। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, यह समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यह एक सबक था कि अगर मैं उस वक्त चाचा चाची से शिकायत करती, तो मुझे ही दोषी ठहराया जाता। राहुल उनके लिए बेटे जैसा था, और मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ, एक बिंदास लड़की थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मन में एक नफरत थी, अपनी हालत के लिए, उन लोगों के लिए, और खुद के लिए भी, कि मैंने किसी पर भरोसा क्यों किया। मैं सिर्फ अंधेरे में भागती रही, डर की छाया में। न कोई चौक था, न कोई रास्ता। अब सिर्फ एक जिद थी कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी के उपकारों पर नहीं जीऊंगी। उस रात मैंने खुद से वचन लिया कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी होगी। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, अपनी छोटों से, अपनी हिम्मत से और अपनी सच्चाई से। इसके बाद मेरा रास्ता उस गेट की ओर मुड़ा, जिसे पार करके मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं सिर्फ भागती रही, कांपते कदमों से, डरी हुई आंखों से, गीली रूह के साथ। हर कदम पर बस यही दुआ करती थी कि अब कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। वह घर अब मेरे लिए सिर्फ ईंटों का घर नहीं था, वह एक कैदखाना बन चुका था, जहां मेरी आत्मा रोज मरती थी, जहां रिश्तों के नाम पर सिर्फ जहर ही मिलता था।
मैं सड़क पर पागलों की तरह भागती रही, खुद को खोती रही। न मंजिल मालूम थी, न रास्ता समझ आ रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मन में तूफान की तरह टूटी हुई भावनाएं उमड़ रही थीं। और तभी अचानक एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं जमीन पर गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ देखना नहीं रहा। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल की सफ़ेद छत के नीचे थी और मेरे पास एक अनजान औरत चिंता से मुझे देख रही थी। वही औरत थी जिसकी कार ने मुझे टक्कर मारी थी, लेकिन उसने मुझे अनदेखा नहीं किया। जब उसने मुझसे घर का पता पूछा, तो मैंने सिर झुका लिया। मन में ख्याल आया कि क्या बताऊं, किसे बताऊं। मेरा कोई घर ही नहीं बचा था। मेरे अपने घरवालों ने मेरी जिंदगी नरक कर दी थी। फिर उस औरत को जैसे मेरे खामोशी से सब समझ आ गया कि मेरा कोई घर नहीं है। मुझे ठीक होने के बाद उसने एक अनाथ आश्रम में छोड़ा। ऐसा एक ठिकाना जहां नाम के आगे पिता का नाम नहीं पूछा जाता, जहां दर्द बांटने वाले चेहरों को पहचान दी जाती है। मैंने अब उस आश्रम को अपना घर मान लिया। मैं वहां शांति से रहने लगी, वहां से फिर से सांस लेना सीखा। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैं वहां के बच्चों को पढ़ाने लगी और बदले में मुझे 2 वक्त का खाना, एक छत और थोड़ा सुकून मिला। ऐसे ही वक्त धीरे धीरे सरकता गया और फिर उड़ने भी लगा। दिन गए, महीनों में बदले और फिर 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में मैंने खुद को संभालना सीखा, अपनी चोटों को समझना सीखा। मैंने भगवान से शिकायत करना भी छोड़ दिया, बस उनके फैसलों को समझने की कोशिश करती रही। मैंने अपनी चोटों को छिपाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना सीखा। और फिर 3 साल बाद एक दिन अचानक मैंने उसे देखा और ऐसा लगा कि मेरी सांस ही रुक गई, जैसे किसी ने वक्त को वहीं थाम लिया और मैं पत्थर बन गई। मेरे सामने राहुल था, वही राहुल जो कभी मेरा सब कुछ था और फिर उसी ने मुझे तोड़ा था। अब वह अनाथ आश्रम में आया था, हाथ में खाने के डिब्बे लिए। वही स्नेहाल जो पहले किसी की तरफ देखता भी नहीं था, आज हर किसी को झुककर खाना दे रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं, बल्कि एक पश्चाताप था जो उसे अंदर से जला रहा था। फिर जब मेरी बारी आई, तो उसकी नज़र मुझ पर उठी। मैं वहां सुन्न खड़ी रही। उसकी नज़रों में मेरे लिए एक समंदर था, अपराध बोध, प्यार, तड़प और इंतजार, सब कुछ जो मैं सालों से ढूंढ रही थी। मैं बिना कुछ बोले खाने का डिब्बा रखकर अंदर चली गई। मैंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि मैंने सीखा था कि माफ करने वाले को भगवान बहुत बड़ा स्थान देता है। लेकिन गुस्सा अभी भी था, जो मन से निकल नहीं रहा था। मैं वहां अंदर शांति से बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुला और बिना इजाज़त वह अंदर आ गया। मैं कुछ बोल पाती, इससे पहले ही वह मेरे पैरों के सामने टूट पड़ा। उसका सिर मेरे पैरों पर था। वह कांपते हुए बोला, रिया, मैं तेरा गुनहगार हूं। तू जो सज़ा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन भगवान साक्षी है कि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था। उस दिन मैं एक पल के लिए राक्षस बन गया था, लेकिन उसके बाद मैंने हर दिन खुद को उस गुनाह की आग में जलाया। तेरे जाने के बाद मेरा पूरा जहां उजड़ गया था। उसके शब्दों से मेरी आंखें भर आईं। वह रोते रोते बोला, तू बहुत खास थी और मैंने तुझे जख्मी किया। मैं हर दिन भगवान से माफी मांगता हूं रिया, और अब तुझसे भी माफी मांगने आया हूं। मैं उसे देखती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन मेरा मन, जो सालों से पत्थर बन चुका था, अचानक पिघलने लगा। शायद उसका पश्चाताप मेरे गुस्से से बड़ा था। फिर वह रुका और बोला, तुझे पता है रिया, भगवान कितना बड़ा न्याय करता है। उसने हर किसी को उसकी औकात दिखा दी। विजय, जिसने तेरे फोटो वायरल किए थे, उसका तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया। पहले उसने एक लड़की का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, और वह लड़की तेरे चाचा चाची की बेटी काव्या थी। जब सबको पता चला कि वह गर्भवती है, तो पूरे खानदान में हड़कंप मच गया। उसकी माँ ने उसे जहर दे दिया और उस दुख में उसके पिता को दिल का दौरा पड़ गया। और चाची ने अपनी बेटी को मारने के बाद खुद को भी माफ नहीं किया। उनकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ गई कि अब वह पागल खाने में है। और वह विजय, जो कभी लड़कियों के पीछे घूमता था, आज अपनी हालत से हिल भी नहीं सकता। एक हादसे ने उसे जिंदगी भर का दुख दे दिया। न वह बोल सकता है, न चल सकता है, सिर्फ देख सकता है, और शायद अपने पापों की सजा हर पल भोग रहा है। तेरा मौन हम सब पर बहुत भारी पड़ा रिया।
तू सचमुच ऊपर वाले की लाडली थी। हम में से कोई यह नहीं समझ सका कि तुझ पर कितना अन्याय हुआ, लेकिन अब ऊपर वाले ने न्याय कर दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा रिया। हमने जो तुझसे किया, उसकी सज़ा ऊपर वाले ने हमें भरपूर दी है। राहुल मेरे सामने बैठा था। टूटे-टूटे शब्दों में वह बिखर गया और बोला, मैं तुझे ढूंढते-ढूंढते थक गया था, और अब जब तू मिली है, मैं तुझे फिर कहीं नहीं जाने दूंगा। जो वह घर और बिज़नेस है, वह तेरे पिताजी का था। तेरे चाचा ने अपनी आखिरी सांसों में मुझसे कहा था कि रिया को उसका हक वापस दे दो, और मैं तुझे वह वापस देना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे रिया। रिया, मुझे बर्बाद होने से बचा ले। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वह कांप रहा था, लेकिन मेरी नज़र अब किसी इंसान की तरफ नहीं थी। वह सिर्फ ऊपर वाले की तरफ उठी थी। मैंने अपनी तकलीफ और बदनामी की आग में खुद को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन बदले में ऊपर वाले ने उन्हें उससे भी बड़ी सज़ा दी, जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में शामिल थे। फिर मैंने उसे वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं खुद को फिर उस भरोसे में नहीं डाल सकती थी, जिसने मुझे एक बार जलाकर राख कर दिया था। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं खुद में अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आई थी। लेकिन फिर आश्रम की एक बुजुर्ग औरत, जो हमेशा मेरी तकलीफ को समझती थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसने दिल से पश्चाताप किया हो, तो उसे माफ़ करना सबसे बड़ा काम है, और जो माफ़ करता है, वही असली बड़ा इंसान होता है। उसके शब्दों ने मेरे मन में एक जंग छेड़ दी। क्या मैं उस लड़की की तरह हमेशा अपनी चोटों को सहलाती रहूंगी, या उस औरत की तरह बनूंगी जो चोटों पर नमक नहीं रगड़ती, बल्कि मरहम बनकर जीती है? मैंने अपनी चोटों को नहीं, राहुल को माफ किया, और फिर मेरी शादी राहुल के साथ उसी अनाथ आश्रम में सादगी से हो गई। जब मैं राहुल के साथ ससुराल के लिए निकली, तो सिर्फ एक बात याद आ रही थी कि अगर कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आ जाए, तो वह खोया हुआ नहीं होता, वह सिर्फ रास्ता भटक गया होता है। राहुल मेरा रास्ता था। उसने मुझे मेरी इज्जत और पहचान उस ऊंचाई पर वापस दी, जो मेरा हक थी। वह मुझसे सचमुच दिल से प्यार करता था, और आज मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत बन गई थी। शादी के बाद राहुल के घर में सब कुछ नया था। दीवारें, माहौल, रिश्ते, और सबसे ज्यादा मेरी अपनी पहचान। राहुल मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक डर था। प्यार पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता, जब वही प्यार एक दिन खंजर बनकर सीने में उतर गया हो। हर बार जब राहुल मेरे पास आता, मैं उस भूतकाल में चली जाती, बेबस, टूटी हुई और डरी हुई। राहुल को भी एहसास होने लगा था कि मुझे अब सिर्फ उसका साथ नहीं, बल्कि खुद के लिए भी खड़ा होना है। वह कभी मुझ पर दबाव नहीं डालता था, लेकिन मेरी आंखों की चिंता पड़ लेता था। एक दिन मैं शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी। क्या मैं अभी भी वही हूँ, जिसे सबने मारा, दबाया, कुचला था? या अब मैं वह बनने वाली हूँ, जो खुद को बचाएगी? उसी दिन मैंने एक ठोस फैसला लिया कि अब मैं खुद में बदलाव लाऊंगी, और हर उस लड़की की आवाज़ बनूंगी, जो मेरी तरह है। मैंने अपने उन अनुभवों से प्रेरणा लेकर शहर की एक महिला बेबसी संस्था से जुड़ गई। धीरे-धीरे मैं वहां आने वाली लड़कियों को उनकी तकलीफ में सुकून देने के लिए बातें करने लगी, और उनकी आंखों में मुझे हमेशा मेरा ही अक्स दिखने लगा। अब मैं सिर्फ चुप बैठने वाली रिया नहीं थी, बल्कि कानून की समझ रखने वाली औरत बन गई थी। राहुल भी इस दौरान मेरे पीछे खड़ा रहा, कभी दूर से, कभी अपने प्यार से, तो कभी सिर्फ रात में दरवाजे के पास खड़े होकर यह देखने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूं। 3 साल बाद मैं एक महिला अधिकार संगठन की प्रमुख बन गई। मेरा चेहरा अब सिर्फ अखबार में छपी एक कटी हुई तस्वीर नहीं था। अब मैं उन लड़कियों की उम्मीद बन गई थी, जो बेसहारा थीं। माफ़ करना मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है। माफ़ करना मतलब यह दिखाना है कि तुम उस वाक़ये से ऊपर उठ गए हो। इस कहानी से हमें कई गहरी और ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं, जो हर लड़की और हर इंसान के लिए अहम हैं। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब तक तुम खुद के लिए खड़े हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें माफ़ करना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि तुम टूटकर भी फिर से मजबूत हो गए हो।
इसलिए माफ करना जरूरी है। और प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, वह आदत और भरोसे पर टिका होता है, जो इंसान की कीमत पर आधारित होता है। जब कोई तुम्हारी अन को भी समझ लेता है, तभी वह सच्चा साथी होता है। वही राहुल मेरे लिए बना। लोग सोचते हैं कि औरतें कुछ नहीं होती, वे सिर्फ पैरों की चप्पल होती हैं। लेकिन उन्हें बाद में एहसास होता है कि तूफान ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन उसने खुद को फिर से जोड़कर दुनिया के लिए एक बड़ा मिसाल कायम कर दी। और एक बात याद रखो, तुम्हें किसी से आज़ादी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही एक दिन वापस मिलता है। तुम बस सही रहो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। कौन सही है, कौन गलत करता है, कौन किसका बुरा करता है, और कौन सचमुच किसके लिए अच्छा सोचता है, ये सब उसकी नज़र में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।